एप्लीकेशन का पॉइंट हमारा चल रहा था स्टीम डिस्टिलेशन का एप्लीकेशंस. So it is used to extract the some natural products. Okay, to extract the eucalyptus oil from the eucalyptus, to extract the essential oil from the lemon and orange oil used in the perfumes. ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए जनरली हम जो है स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज करते हैं. अब उसके बाद है नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. Nernst distribution law, it is related to the distribution of the solute in two non-miscible solvents. Okay, non-miscible solvent यानी दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे. स्टेटमेंट क्या है इसकी? The law state that if the solute distribute itself between the two immiscible solvents A and B at the equilibrium at a constant temperature and is in the same molecular and in the both the solvent, then the ratio of the concentration in the two solvent is constant. That is the concentration of X in solvent A is equal to is represented by the concentration A or okay by the KD constant terms and the concentration A in the solvent B, concentration of B or C2, where K distribution coefficient or the partition coefficient. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर जो दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स है उसके अंदर हम कोई एक सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो दोनों में भी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों भी सॉल्वेंट्स के अंदर. वो जो सॉल्यूट है उसके बारे में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है. एग्जांपल, आयोडीन इज अ वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड when added to the mixture of two immiscible liquids. Iodine is a violet crystalline solid when added to the mixture of two immiscible liquids, water and CCl4 carbon tetrachloride. अब हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं? सोल्यूट. यहाँ पे आयोडीन ऐड कर रहे हैं और टू इमिसिबल लिक्विड्स कौन कौन से हैं? एक वाटर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है. तो ये डिस्ट्रीब्यूट इन द बोथ, अब दोनों में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. सोल्यूट है तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन बोथ देम. द वैल्यू ऑफ के इज द ओके वैल्यू ऑफ के 8.5 यानी रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी रहेंगे? 8.5 एट द रूम टेम्परेचर 298 केल्विन. ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि हमको दी वाली है. When the succinic acid is varying amount to the added to the ether and water, ether और water जो है insoluble क्या है? सॉल्वेंट्स है. इसके अंदर सक्सिनिक एसिड हम सोल्यूट ऐड करते हैं. इट डिस्ट्रीब्यूट इन द बोथ ऑफ देम इन सच अ वे दैट द एट द कांस्टेंट टेम्परेचर दैट आर इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज फॉलो. दोनों के अंदर भी क्या होगा? इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी ये जो लॉ है फॉलो कर रहा है. अब इसका एप्लीकेशन, दिस लॉ इज यूज्ड इन द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, okay, desilverization of the argentiferous lead in a Parkes process, investigation of association, dissociation, complex formation among the solid molecules, qualitative confirmation test for the bromide and iodine. इसके लिए ये जो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज होगा. also it is liquid chromatography and also used in the determination of equimolar constants. अब इसका लिमिटेशन देखिए, ये तो इसका एप्लीकेशन हो गया. नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहाँ कहाँ पे यूज होगा ये आपको याद करना है. उसके बाद इट रिक्वायर्स कांस्टेंट टेम्परेचर लिमिटेशंस. अब टेम्परेचर अगर तो वेरी हो रहा है ओके तो ये काम नहीं करेगा. नॉट मिसिबल ऑफ द सॉल्वेंट, मिसिबल सॉल्वेंट रहेंगे तब भी ये काम नहीं करेगा. सोल्यूट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड शुड नॉट बी रिएक्ट विद एनी ऑफ द सॉल्वेंट. सोल्यूट विच डिस्ट्रीब्यूटेड should not be react with any of the solvent. सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट होकर थर्ड कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ डिसॉल्व होना चाहिए उसके अंदर. जो दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं उसके अंदर जो सोल्यूट हम ऐड कर रहे हैं वो उसके साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए. द सॉलिड शुड नॉट गो एनी चेंज इन द मॉलिक्यूलर स्टेट इन द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के अंदर कोई चेंज नहीं करना चाहिए. इसके अंदर ये डायग्राम में हम देखो डायग्राम देखते हैं. सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. तो ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके लिमिटेशन लिखने हैं, उसके एडवांटेजेस लिखने हैं और उसका स्टेटमेंट देना. जनरली ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो इसमें इतना ही पूछा जाता है. अब इस तरह से हमारा सॉल्यूशन टॉपिक यहाँ पे हमारा जो है खत्म होता है. अब याद रखिए इसके बाद जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री.
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेसिक कुछ चीज़ें मैंने लास्ट टाइम जो है सिलेबस के डीलिंग सिलेबस के टाइम में मैंने आपको बताया था। तो जो बेसिक चीज़ें थी जो हमने लास्ट टाइम सिलेबस के टाइम में पढ़ी थी, वो उसमें से बेसिक चीज़ें हम आज देखने की कोशिश करेंगे, जो कि अब हमारा डिस्कशन रहेगा। वो सारी बेसिक चीज़ें हम जो आज कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको जो आने वाले लेक्चर्स में है वो सारी चीज़ें हमको समझ में आएगी। तो एक मिनट आप रुकिए, होल्ड करिए, मैं आपको एक स्क्रीन जो है शेयर करता हूँ। यह स्क्रीन आपको दिख रही है? हेलो, हेलो, स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? Yes, पीरियोडिक sir. टेबल ऑफ एलिमेंट्स की जो है ये स्क्रीन है। ये स्क्रीन पे आपको पीरियोडिक टेबल्स का जो है चार्ट दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमको जो है ये चीजें समझना होगा। पीरियोडिक टेबल, अब पी ब्लॉक एलिमेंट हमको स्टडी करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये पीरियोडिक टेबल क्या है ये समझना होगा। आई थिंक आप सब लोगों को ये चीजें पता होंगी। ओके, तो टोटल नंबर, अब इसमें पीरियोडिक टेबल को डिवाइड अगर जो करते हैं तो उसमें तो क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो होते हैं ग्रुप्स, दूसरा क्या होता है, पीरियड्स। ओके, तो कितने ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स? 18. अच्छा, 18 ग्रुप्स होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं? 7 periods. 7 पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें टोटली जो है ये पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। तो इसी के बेसिस पे इसको हम स्टडी करते हैं। अब जनरली जो है लेफ्ट मोस्ट साइड जो है, लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज अ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ये जो दोनों है, ग्रुप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? थोड़ा सा जनरल आइडिया मैंने इससे पहले सिलेबस जब हम स्टडी कर रहे थे उस टाइम में मैंने बताया था या नहीं? S block. हाँ, तो ये जो है यस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में जो होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड में यस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, और ग्रुप थर्ड टू, ग्रुप 12, ग्रुप थर्ड टू, ग्रुप 12, ये जो एलिमेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप थर्ड टू ग्रुप 12 डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ये जो है इसको हम जो है क्या बोलते हैं? P block elements. इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और ग्रुप 18 को, ओनली वन ग्रुप 18 को Inert gases. इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ओके, इनर्ट गैसेस की है।
अब उसके बाद लास्ट में जो आते हैं एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि 6 पीरियड और 7th पीरियड का एक्सटेंशन है, जो कि एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक है, और ग्रुप पीरियड 7 का जो है 89 टू 103 103 तक का है। तो ये जो टॉप मोस्ट बॉटम में जो लिखते हैं, ओके, तो ये जो 2 पीरियड्स का एक्सटेंशन जो बॉटम में लिखा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? Lanthanides and actinides. ओके, ये हो गए लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स। तो इसको अलग सेपरेट दिया गया है, इसकी जो प्रॉपर्टीज अलग थी, इसको ऐसे इसको सेपरेटली बॉटम में दिया गया है, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब इसमें से जो है फर्स्ट 2 जो है, हम उसको फर्स्ट को मेटल्स भी बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप को, ओके, अल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप सेकंड को हम अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं, ओके। अब उसके बाद जो है फिर पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ग्रुप 13 से स्टार्ट होते हैं। ग्रुप 13 में जो हमको अब मैक्सिमम फोकस हमारा जो है वो कहीं पर है, इसी पर है, मैक्सिमम फोकस एलिमेंट्स की स्टडी हमारे पास हमको करना है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ग्रुप 5 टू ग्रुप 18 तक आते हैं। जनरली जो 18 वाला ग्रुप है वो हम स्टडी नहीं करते हैं पी ब्लॉक के अंदर, हेलोजन फैमिली, सॉरी, इनर्ट गैसेस में आते हैं ये। तो पी यानी ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 हमारा ज़्यादा स्टडी में आता है पी ब्लॉक एलिमेंट के। अब इसमें जो है फैमिली का जो अपर मोस्ट जो है मेंबर है, जैसा कि ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 का जो है अपर मोस्ट मेंबर है बोरॉन। तो हम जो है उसके जो रिमेनिंग जो एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिटेनियम, तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली बोलते हैं। यानी ऊपर का जो एलिमेंट रहेगा उसके बाद के जो मेंबर रहेंगे वो फैमिली के मेंबर है, बोरॉन फैमिली के मेंबर है। उसका जो हेड रहेगा वो ऊपर वाला रहेगा, तो उसको फैमिली का हेड जो है उसके मेंबर्स कहा जाता है। उसके बाद कार्बन जो है, कार्बन जो है फैमिली में आता है 14 ग्रुप एलिमेंट। अब 14 ग्रुप एलिमेंट के जो रिमेनिंग मेंबर्स है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एसेंटीन हो गया, पीबी लीड हो गया, ये सारे मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली के मेंबर, यानी पूरे को मिलाकर बोलते हैं कार्बन फैमिली। उसके बाद आती है नाइट्रोजन, यानी ये आता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट में जो उसका मेन है दैट इज नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स है फास्फोरस, फास्फोरस, उसके बाद क्या आता है आर्सेनिक, उसके बाद आता है एंटीमनी, उसके बाद आता है बिस्मथ। तो ये सारे मेंबर्स हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स कहे जाते हैं। उसके बाद आती है ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स के अंदर आता है सल्फर, ओके। ग्रुप 16 में सबसे मेन आता है ऑक्सीजन, इसको फैमिली का हेड कहा जाता है। और ये फैमिली के हेड के अंडर में आते हैं सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ये सारे मेंबर्स हैं, जैसा कि सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम आर द मेंबर ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली। उसके बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन को भी क्या कहा जाएगा, सबसे पहला है यानी इसको हेड कहा जाएगा, ओके। इसको दूसरा एक नाम है हेलोजन फैमिली, हेलोजन्स। तो फ्लोरीन फैमिली के मेंबर्स होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, एस्टाटीन। तो ये जो मेंबर्स है तो ये आते हैं फ्लोरीन यानी हेलोजन फैमिली के अंदर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स हुए। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हेलोजन को एज अ गुड लिविंग ग्रुप बोलकर भी उधर यूज करते हैं। तो ये मेंबर्स हो गए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमको इसके एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, ओके। अब एटॉमिक नंबर्स हमको, अब हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है तो कम से कम आपको मिनिमम ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए विथ सिंबल्स, ओके, लॉन्ग फॉर्म ये आपको होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब मुझे बताइए एस ई का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एस ई मीन्स कौन सा एलिमेंट होता है? Celurium. Selenium. सेलेनियम, सेलेनियम होता है, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। एंटीमनी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? SB.
एस बी इज द एंटी मनी। ओके, उसके बाद टीन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? SN। एस एन यानी टीन। ओके, ये हमको समझना चाहिए, ये जनरली कंफ्यूजन होता है हमको। ओके, कि ये एस एन बोल तो क्या होता है, कि तो ये एस से नाम नहीं आता है, इसका नाम टी से आ रहा है, लेकिन सिंबॉलिक है एस एन से। ओके, एंटी मनी एस बी आता है, एस बी एस से चालू नहीं होता है, ए से चालू होता है, इसलिए हम यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ओके, बाकी के जो है नाम से चालू होते हैं, फास्फोरस पी फास्फोरस नाम से चालू होता है, सिलिकॉन नाम से चालू होता है। ठीक, कुछ वर्ड है जो एंटी मनी है। ओके, अब ये भी देखिए, पीबी, पीबी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, पीबी का नाम क्या है? लीड। लीड। तो ये नाम से पीबी से समझ में नहीं आता है कि लीड है क्या है, कि तो इसका जो इनिशियल है, इसका इनिशियल अलग अलग है। तो ये जो इनिशियल जिसके अलग अलग होते हैं, सिंबॉलिक इनिशियल अलग है, और उसका जो नाम है, उसका जो रिटर्न है, वो फॉर्म है, वो अलग है। तो ऐसे हमको याद करना चाहिए। ओके, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है हमको। तो ये जो स्पेशली जो वर्ड है, जैसा कि हो गया लीड हो गया, ओके, उसके बाद हो गया एंटी मनी हो गया, ओके, उसके बाद है और कौन सा है, तीन हो गया। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, ताकि आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए इसका, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट, अब दूसरी बात आओगी, ये तो सिंबॉलिक नाम और ये याद होने चाहिए। उसके बाद एटॉमिक नंबर्स। अभी एटॉमिक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अभी हमको इसमें आता है क्वेश्चन, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बारे में क्वेश्चन आता है, कि राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बोरॉन फैमिलीज के बारे में आएगा, या फिर कार्बन फैमिली का। तो कार्बन का तो अब लिख देंगे आपको। अब मुझे तो लगता है आप में से सब स्टूडेंट को जो है ग्रुप सेकंड का तो एटॉमिक नंबर सबका याद होगा आपको, सॉरी प्लेट सेकंड का आपको सबका सबको याद होगा, प्लेट सेकंड एंड प्लेट थर्ड। यानी बोरॉन का हमको मालूम है एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है। उसके बाद बावजूद आपको ये भी याद होगा कि एल्यूमिनियम को 13 एटॉमिक नंबर है, सिलिकॉन को 14 एटॉमिक नंबर है, फास्फोरस को 15 एटॉमिक नंबर है, सल्फर को 16 एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन को 17 है। यहाँ तक अभी सबको याद होगा, मुझे ऐसा होप है कि आप सब लोग को यहाँ तक याद। उसके बाद के वाले आपको याद करने होंगे, जैसा कि गैलियम है, ओके, जर्मेनियम है। क्यों, तो अब एटॉमिक नंबर जनरली क्वेश्चन अगर जो आता है तो वो आपको इजी पूछेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या रहेंगे, हायर एटॉमिक नंबर के पूछने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, कि वो हायर एटॉमिक नंबर का आपको जो है क्या लिखने के लिए बोलेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलेगा। तो हायर में आपको याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर्स। अब जनरली कॉमन चीज़ देखिए, अगर जो आपको याद है कि एक ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये होगा कि जो उसकी वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल किसको बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। हाँ, जो सबसे बाहरी शेल होती है, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस शेल होती है। तो एक बात याद रखिए कि जो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे पीरियोडिक टेबल के, उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ओके, नंबर अलग हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जैसा कि अब कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 sir. 2 रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास? देखिए वैलेंस शेल कैसा बोलेंगे, अब देखिए फॉर एग्जांपल अब कार्बन है, कार्बन के पास 1s2 है, 1s2 यानी पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर चालू होगा 2s2 यानी दूसरा शेल चालू हो गया, 2 यानी इंडिकेट द शेल, शेल नंबर, फिर वैलेंस यानी उसका सर्कल का नंबर आएगा, तो 2s2। ओके, 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसी के बाद 2p2, 2p2 इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 नंबर पे कितने आ गए, 2s2 2p2, यानी ये दोनों भी एक शेल के हो गए। यानी s के 2 इलेक्ट्रॉन, p के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए।
तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको रिमेनिंग पूरे जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरे ग्रुप्स के अंदर आपको रिमेनिंग के अंदर पूरे सेम मिलेंगे। तो आप ये थोड़ा सा अच्छे से इसको याद करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको डिटेल में और एक बार थोड़ा सा देखेंगे। आप थोड़ा पीरियोडिक टेबल याद करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो